कुमार विश्वास होना यानी क्या? कुमार विश्वास एक कवि, कुमार विश्वास एक राजकारणी, कुमार विश्वास एक पहले जो प्राध्यापक हुआ करता था, उसने एक अपनी मार्केट खड़ी की पॉलिटिक्स के जरिए, कविता के जरिए, कथाओं के जरिए, प्रोग्राम पूरे देश भर में, देश के बाहर जो किए, उससे उनकी एक मार्केट खड़ी हुई। आदमी की जब मार्केट खड़ी हो जाती है तब सत्ता उसको लेके चलती है। सत्ता को मार्केट में घुसपैठ करने वाले लोग, मार्केट में अपना हिस्सा रखने वाले लोगों के साथ में अच्छी बनती है, तो चाहे सरकार भाजपा की हो या चाहे कांग्रेस की हो। कुमार विश्वास की पत्नी जो एक ऑर्डिनरी कॉलेज की ऑर्डिनरी प्राध्यापिका थी, उसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार यानी अशोक गहलोत ने प्राध्यापिका से उठाकर सीधे आरपीएससी के अंदर सदस्य बना दिया। 2020 की बात है ये। उसके बाद में 2021 के अंदर वहाँ पे नौकरी देने के मामले में आरपीएससी की एग्ज़ाम पास करो, नौकरी लो और पैसा दो, ये जब कांड बाहर आया, पुलिस ने तफ्तीश की, कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी के अंदर मंजू शर्मा यानी डॉक्टर कवि कुमार विश्वास की पत्नी का नाम भी इसमें दाखिल किया जाए। सीट की रचना होती है और तपास आगे चलती है। इस बिना चुनाव आते हैं। चुनाव के अंदर नतीजा ये होता है कि कांग्रेस की सरकार जाती है, भाजपा की सरकार आती है। उसके बाद में 24 के बीच में सीट ये फैसला लेती है कि मंजू शर्मा के सामने कोर्ट में क्लोजर नोटिस दिया जाए, यानी कि केस को बंद कर दिया जाए। इधर कवि कुमार विश्वास की बोली बदलती है। उनके जब बयान आते हैं 2024 में, जो उनके बयान आना शुरू हुए, 2025 में चालू है, लोगों को ये लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के बारे में जब ये बोल रहे थे, ये एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट है, वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर वो सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ, लोगों को लगता है कि सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ बोले, फिर लोगों को लगता है कि ये जो बोले वो तैमूर, सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में बोले। तो इससे क्या होता है? सानिया मिर्ज़ा ने एक अपनी जगह बना ली है, उसकी जगह को आप हिला नहीं सकते। बॉलीवुड के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनका काम चल रहा है, उसको आप न कम कर सकते हैं न जास्ती कर सकते हो। इसी तरीके से न तो आप सानिया को नुकसान पहुंचा सकते, न तो आप सैफ अली खान को नुकसान पहुंचा सकते हो, न तो आप सोनाक्षी सिन्हा को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये हो क्यों रहा है? ये स्टेटमेंट देने से देश को क्या फ़ायदा, देश की जनता को क्या फ़ायदा, जो लोग इसमें जुड़े हुए कुमार विश्वास को क्या फ़ायदा? तो जो टीकाकार है वो एक बात तो कहते हैं कि जब उनके सामने सीट ने क्लोजर रिपोर्ट उनको दे दिया, उनको बरी कर दिया कि चलो कभी आपका केस नहीं बनता है, तो फिर बदले में कुछ ना कुछ तो देना है, तो इससे एक माहौल बनता है, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक माहौल बनता है। लोगों के दिमाग में प्यार मोहब्बत बांटने की बातें करने वाला आदमी अब लोगों के दिमाग में जहर घोल रहा है। नाम किसी का नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उनके बारे में नहीं बोले, क्योंकि सारे मीडिया ने, सारी चैनलों ने, यहाँ तक के दोनों पक्षकारों ने, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जवाब दिया है। तो बात तो यही है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर विवाद है, उसी पर आप कह रहे हो कि मुसलमान से शादी की आपने। ठीक है, ये कुमार विश्वास देश में एक चर्चित नाम है, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले, कुविचार मानसिकता, कुमार विश्वास का शॉर्ट फॉर्म कर तो को भी होगा, और फिर उसको मैं फुल फॉर्म करूँगा तो वो हो जाएगा कुविचार मानसिकता वाले लोग हमारे इर्द गिर्द भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी होंगे। आप देखिए कौन लोग हैं जो किसी न किसी बहाने समाज के अंदर नफरत का जहर घोल रहे हैं। इसमें ऐसे भी लोग होंगे कि जो अपने आप को लिबरल बताते होंगे, जो अपने आप को बैलेंस बताते होंगे, जो अपने आप को नास्तिक बताते होंगे, जो अपने आप को पत्रकार बताते होंगे, लेकिन उनका काम करने का जब तरीका आएगा, वो एंगल लेंगे, तो उसके अंदर इस्लाम को टारगेट किया जाएगा, उसके अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, और कहीं से भी इनको एक चीज़ मिल जानी चाहिए, उसको लेकर वो लोग आ जाएंगे। पहले एपिसोड के अंदर ही मैंने अहमदाबाद के प्रोफेसर हेमंत शाह के बारे में बात की थी। अब उन्होंने दूसरी मर्तबा फिर से इस्लाम के नाम पे अल्लाह के सामने सवाल उठाए, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामला क्या था?
जैसे आप सब जानते हैं, मैंने भी वीडियो बनाया था जेम्स वुड का, कैसे वो लॉस एंजल्स में अपना $11 लाख का मकान गंवाने के बाद में रो रहा था। उससे पहले वो हेड स्पीच के लिए काफ़ी जाना जाता था। ट्विटर पर उसने काफ़ी ट्वीट किए थे, किल देम ऑल की हैशटैग उसने चलाई थी। 45 लाख उसके फॉलोअर थे। कुदरत का करना कि उसी का घर जल गया और वो रो रहा था। कुमार विश्वास के इतने बुरे दिन अभी नहीं आए कि उसको रोना पड़े। रोने का जब वक्त आया तो भाजपा ने बचा लिया। मौका दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया। कांग्रेस सरकार ने उसको थाली परोसी, हाथ धुलवा दिए बीजेपी ने। अभी देख लो वॉशिंग मशीन में ये साफ है। अब इनका काम है हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना। गुजरात के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने लेवल पर छोटे पैमाने पे हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो जेन्युइन सवाल उठाएंगे, जेन्युइन सवाल उठा के वो बड़ी शिद्दत से एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लामिक माहौल क्रिएट करके छोड़ देंगे। बाकी का काम जो उनके कमेंट बॉक्स में होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर भी जो कट्टरवादी लोग हैं वो वहाँ पे आके अनाप शनाप कमेंट करेंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म दिया है तुमने। प्रोफेसर हेमंत शाह का भी प्लेटफॉर्म दे देते हैं, गुजरात के ऐसे नवजीवन न्यूज़ चैनल के प्रशांत दयाल का भी ऐसा प्लेटफॉर्म दे देते हैं। इसी तरीके से उन्हीं की चैनल का एक पत्रकार तुषार बसिया भी दे देता है। प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर देते हैं, चर्चा खड़ी कर देते हैं। नीचे चर्चा क्या करनी वो आप जानो। फिर दोनों तरफ से वहाँ पे कमेंट खेला जाता है, माहौल बिगड़ता है। कल प्रोफेसर हेमंत शाह ने जो लिखा वो ये लिखा कि लॉस एंजल्स की आग अगर अल्लाह ने लगाई तो सिर्फ 22 लोग ही क्यों मरे? इतने सारे इजरायली है तो वहाँ पे क्यों नहीं होता? कई सारे सवाल, वो उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। उन्होंने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया, अल्लाह ने वो क्यों नहीं किया। तो सीधी सी बात है कि इस्लाम में मानने वाले जो आदमी है, जो इस्लाम के फॉलोअर है, मुसलमान हैं, उनको ये चीज़ मालूम है अल्लाह की मर्ज़ी, उसको जो करना वो करे। वो चाहे 20 को मारे या 20,000 को, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। अब ये अपने आप को नास्तिक बता रहा है प्रोफेसर हेमंत शाह। अल्लाह के सामने सवाल खड़े कर दिए तो वहाँ पे कुछ कट्टरवादी लोग आके गलत कमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे इन्होंने मामला कहाँ से पकड़ा? आपको याद होगा कि लॉस एंजल्स के में जो आग लगी तो इजराइल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है, फिलिस्तीन में जो हमले हो रहे हैं, गाजा में जो कुछ हो रहा है, आज 2 साल से वहाँ पे हम जो देख रहे हैं, इजराइल को समर्थन कर रहा है अमेरिका। तो एक आम मुसलमान ये समझ लेता है कि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये अमेरिका ने जो इजराइल के साथ किया उसका बदला है। आप एक बात समझिए, अगर हमारा किसी ने बुरा किया है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और हम वहाँ पे अपने आप को कमज़ोर और मजबूर महसूस करते हैं, उसके लंबे अरसे के बाद या कुछ दिनों के बाद में कुदरती जिसने हमारा बुरा किया उसका कुछ बुरा होता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस में आपके दिमाग में ख्याल क्या आता है? अगर आप मुसलमान तो यही सोचेंगे, देखो चलो अल्लाह ने उसको सबक सिखाया। हिंदू तो कहेगा कि भगवान अभी भी है, बराबर। वो अपने अपने मजहब के हिसाब से वो सोचेगा कि कुदरत ने ये किया, देर आए दुरुस्त आए। आदमी गलती करके वापस पलट लेता है तो देर आए दुरुस्त आए। और एक कहावत है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ये कहावत कहाँ से आई? मेजोरिटी लोग जो है वो किसी न किसी धर्म को मानते हैं, उनकी आस्था बनी हुई है और उसी पे ये देश चल रहा है। तो जब प्रोफेसर हेमंत शाह अल्लाह के सामने जब सवाल करते हैं तो बैलेंस करने के लिए उसमें भगवान भी लिख देते हैं, गॉड भी लिख देते हैं। गॉड ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन लोगों को मालूम है कि मेन टारगेट अल्लाह और मुसलमानों को नीचा दिखाना। इन्होंने एक पोस्ट का हवाला दिया कि मुसलमान ऐसा लिख रहे हैं कि लॉस एंजल्स में जो आग लगी वो अल्लाह ने बदला लिया। अब सिंपल सी बात है, फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं, गलत चीज़ भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव। दुनिया में भी सब लोग एक जैसे नहीं है, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग, भारत में ज़्यादातर लोग, गुजरात में ज़्यादातर लोग, मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ तो अहमदाबाद में ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, सर्वधर्म संभाव में मानने वाले हैं, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, सबके साथ मिल के रहने वाले हैं।
सबकी मदद करने वाले हैं। अहमदाबाद के अंदर रहने वाले 80 लाख लोग में से 40 लाख अच्छे और 40 लाख बुरे हिसाब नहीं कह सकते। हर एक सिटी के अंदर मोर देन 90% लोग अच्छे होते हैं। जिनको कोई हिंदू है तो उसको मुस्लिम से कोई तकलीफ नहीं है, मुस्लिम है तो उसको हिंदू से तकलीफ नहीं है। जब अभी 2 दिन पहले ही रेड क्रॉस सोसाइटी का एक रिपोर्ट आया, बात बीच में याद है तो मैं आपको बता दूं। रेड क्रॉस सोसाइटी का रिपोर्ट निकला तो उसमें ये बात सामने आई कि देश में 1000 की बस्ती में 18 लोग रक्तदान कर रहे हैं। ये देश की एवरेज है, टोटल देश की जनता और टोटल जितना रक्तदान हुआ वो यूनिट, उसको डिवाइडेड करो तो 1000 लोगों में से 18 लोग रक्तदान करने वाले का सर्वे बाहर आया। लेकिन देश में सबसे हाईएस्ट रक्तदान करने वाला जो शहर निकला वो निकला अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1000 में से 50 लोग, यानी देश की जो एवरेज है उससे करीब करीब 3 गुना लोग यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं। अब गुजरात के बाहर गुजरात की इमेज क्या है? गुजरात के बाहर देश भर में ये इमेज है कि गुजरात राज्य जो है वो भाजपा का गढ़ है, पॉलिटिकली है ना नहीं है, लेकिन लोग जो है समझते हैं कि यहाँ पे कट्टरवादी रहते हैं, हिंदू कट्टरवादी ज़्यादा है, पूरा गुजरात हिंदू कट्टरवाद पे चल रहा है। ये बात गलत है। यहाँ के 95% हिंदू सर्वधर्म संभाव वाले, लिबरल, मुसलमानों से नफरत नहीं करने वाले, प्यार मोहब्बत में मानने वाले लोग हैं। लेकिन 5% लोग तो कट्टर तो मुसलमान में भी रहेंगे, हिंदू में भी रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। इंसानी फितरत है, प्यार और मोहब्बत करना और नफरत करना ये इंसान की फितरत में आता है। तो कुछ लोग प्यार मोहब्बत में एक्सट्रीम हो गए, कुछ लोग नफरत में एक्सट्रीम हो गए। तो वो जो 5% जो रह गए, अब मुसलमानों के 5% निकालो तो 15% के 5% होंगे, और हिंदुओं के 5% निकालो तो वो सब मिला के 120 करोड़ में से 5% होंगे। तो तादाद में आपको दिखेगा कि हिंदू कट्टरवाद ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कट्टरवाद दोनों तरफ है, लेकिन ये कम मात्रा में है। तो इनको फ्यूल देने का काम कौन करता है? इनको फ्यूल देने के बाद इनको भड़काने का काम कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल नेता, नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे हमारी मीडिया कर रही है। तीसरे नंबर पे जो साहित्य से जुड़े लोग हैं, कला, संगीत, कविता, नृत्य, इससे जुड़े हुए लोग, वो भी ये काम कर रहे हैं। खेलों से जुड़े हुए लोग भी ये काम कर रहे हैं। हर एक का अपना एक मोटिव है कि ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। देखो, मेरी बीवी केस से निकल जाएगी, कोई केस उसके सामने हुआ, FIR हुई तो उसमें उसको मैं छुड़ा लूँगा, तो मेरा ये काम हो गया। कोई सोच रहा है कि मुझे कोई पद मिल जाएगा, कोई सोच रहा है कि मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये बिजनेस हो रहा है। अब प्रोफेसर हेमंत शाह ने जो पोस्ट का हवाला दिया, ऐसी पोस्ट कुछ गिने चुने मुसलमानों ने डाली कि अल्लाह ने उनको दिखाया। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज़ को मानता है कि अल्लाह ने उनसे बदला लिया, अल्लाह ने उनको ये किया? इस्लाम का नज़रिया ये है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लॉस एंजल्स में जो हुआ, वहाँ पे 20 लोग मर गए और करीब 20-25 हज़ार घर जल गए, बराबर। तो कुछ लोगों ने जब लिख दिया तो उसको तुमने पकड़ के चला दिया, नो प्रॉब्लम। तुमने एक आग बना दी कि देखो मुसलमान ऐसे, कोई बात नहीं, ये एक मैटर थी। दूसरी बात मैं करता हूँ प्रशांत दयाल की, पत्रकार की। उनको भी जब जब मौका मिला मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने का, उन्होंने खड़ा किया, और कटघरे में खड़े करने लायक थे भी वो लोग, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक़्फ़ की ज़मीनों पे मामला जब आया तब भी उन्होंने बात रखी, वीडियो बनाए। लेकिन जब मौलाना सलमान अज़हरी को गुजरात में अरेस्ट किया गया था हेड स्पीच के बारे में, और एक के बाद एक 3 FIR हुई थी, और तीनों के अंदर उनको एक में से अगर जमानत मिलती है तो दूसरे में उनको अरेस्ट किया जाता था। वो कुछ महीनों तक जेलों में रहे। फिर उनके ऊपर पासा की कार्रवाई की गई, प्रिवेंटिव ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट, पासा। कोर्ट ने वहाँ से भी उनको बरी कर दिया। अब ये जब पूरा मामला चल रहा था, अभी मीडिया ट्रायल चल रही थी बैलेंस में, उसके पैरेलल एक मीडिया ट्रायल चलती थी जिसमें मौलाना सलमान अज़हरी की जिस स्पीच के बारे में
एफआईआर हुई थी, तो वो स्पीच जो थी उसका कटिंग करके वीडियो चलाया था गुजरात के सारे मीडिया ने और देश के मीडिया ने। पूरा वीडियो किसी ने नहीं चलाया था। प्रशांत दयाल की चैनल नवजीवन न्यूज़ ने भी इसी तरीके से वीडियो के आधार पर उन्होंने मौलाना सलमान नजरी के बारे में कुछ भी बोला था। जब मैंने इनसे बात की कि आप हमारा भी तो पक्ष रखिए, तो उसके बाद में इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और 1.25 घंटे तक, जो इंटरव्यू 20 मिनट में ख़त्म होना चाहिए था, उसको रबर की तरह खींच के 1.25 घंटे तक लेके गए। फिर कभी चैनल पर रखा, कभी हटा दिया। वहाँ पे मैंने क्लियर साबित किया था कि आपने डॉक्टर वीडियो चलाया, पूरी स्पीच आपने नहीं चलाई है। तो ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई ना कोई फ़ायदा होता है। आप ये नफ़रत की राजनीति को आप आगे, नफ़रत की जो राजनीति चलती है उसको आप एक्सीलेट कर देते हो, एक्सीलेटर उसका दबा देते हो। लोगों के बीच में ये माहौल बनते रहना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा सवाल प्रोफेसर हेमंत शाह से, पत्रकार प्रशांत दयाल से और उनके दूसरे पत्रकार तुषार बसिया से, और आप सभी से भी है। सबसे पहला सवाल तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर आपने ये सुना हो कि देश में से पैसा लेके कुछ लोग भाग गए, तो आपको कौन से नाम याद आएंगे? आपको जनरली जो नाम याद आ जाएंगे वो नाम आएंगे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी। 5वां नाम क्या आपको याद है? ये लोग पैसा लेकर भागे। इंडिया में 2018 के अंदर एक एक्ट लागू हुआ है 2018 से, फॉगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। जो लोग आर्थिक कौभांड करके देश के बाहर भाग जाते हैं उसके लिए ये कानून है। 2018 में ये कानून बनाया गया, फॉगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अब इस एक्ट के तहत जो लोग देश का पैसा लेकर देश के बाहर भाग गए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए। तो 4 नाम तो आपको याद है कि 4 नाम तो होंगे ही, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी। तो इनका टोटल पैसा कितना निकलता है? जो अरेस्ट वारंट के अंदर जो बताइए रकम, उसमें इनका पैसा कितना पैसा है जो लेके भागे? ये करीब होता है 22,783 करोड़। 22,783 करोड़। वेल, मान लो मोटा मोटा मान के चलो कि 23,000 करोड़, उसका अगर इंटरेस्ट ऐड कर लेते हो तो 23,000 करोड़ रुपया ये 4 लोग लेके भागे और इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट है। प्रोफेसर हेमंत शाह जो कॉलेज के प्राध्यापक है, अपने आप को लिबरल बताते, अपने आप को बिन सांप्रदायिक बताते, अपने आप को नास्तिक बताते, जो अल्लाह के सामने सवाल खड़े करते, मुसलमानों के सामने सवाल खड़े करते, कभी ये 4 के बारे में इनकी कोई पोस्ट है? देखिए आप उनकी फेसबुक चेक करिए, गुजरात वाले खास चेक करें, ये 4 नामों के खिलाफ उनकी कोई पोस्ट है? नहीं है, मुझे तो नहीं दिखी। आप ढूंढ अगर आपको मिल जाती है तो आप इसी यूट्यूब के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ठीक है। प्रशांत दयाल और तुषार बसिया, आप दोनों से भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इन 4 के बारे में कभी एक अल्फाज भी, एक शब्द भी आपने अपनी चैनल पे बोला है? मुझे तो अभी तक आपका ऐसा कोई वीडियो नज़र नहीं आया। अगर है तो मैं खुद आपका वो वीडियो मेरी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, आप मुझे बताइए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि 4 नाम मैंने आपको जो बताया कि जो करीब 22,783 करोड़ रुपया लेकर देश से भागे, क्या देश का इतना ही पैसा गया है? इससे ज़्यादा गया है? दूसरे नाम आपको याद है कौन कौन है? क्या फॉगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में सिर्फ 4 लोगों के सामने अरेस्ट वारंट है या बाकी लोगों के सामने भी है? तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमको एक समझना पड़ेगा मूढ़ीवाद की परंपरा, मूढ़ीवाद के लक्षण और मूढ़ीवाद में क्या क्या होता है। देखो, देश की प्रगति के लिए मूढ़ीवाद बहुत जरूरी है, होना चाहिए हर एक चीज़ में। जैसे कि हर एक चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा भी होता है। कांग्रेस की सरकारों ने देश में बाजार को खोल दिया, ये मूढ़ीवाद को प्रोत्साहन देने की पहली सीढ़ी थी।
नरसिम्हा राव के वक्त में बाजार को ओपन कर दिया गया। मनमोहन सिंह सरकार आते आते 10 साल के शासन में आर्थिक रूप से देश को इतना ऊपर ले गए। तो ये मूडीवाद की देन थी कि देश का विकास बहुत स्पीड में हुआ। लोग पॉवर्टी लाइन से बहुत जल्दी ऊपर आने लगे, बेरोजगारी कम होने लगी, इंडस्ट्री बढ़ने लगी, बाजार बढ़ा। ये बाजारवाद की कुछ खामियां ये होती है कि वो जो वहाँ पे बाजारवाद मीडिया को खरीद लेता है, सरकारों को खरीद लेता है, जो लोग सत्ता में बैठे उस सिस्टम में बैठ रहे लोगों को खरीदता है। अब उसकी जो बुराइयां सामने आती है तो उसके बाद में इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके बाद में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, उसके बाद में गरीब और गरीब होता है और मालदार होता है। कांग्रेस ने जब बाजार खोला उसी वक्त कांग्रेस ने मनरेगा भी लगाई। जिन लोगों के पास मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, उनको रोजगार गारंटी योजना दी। ये था बैलेंस मूडीवाद। अब धीरे धीरे गरीबी को नहीं हटाया जाए, गरीब को हटाया जा रहा है। नौबत ये आ गई कि खुद सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 140 की फैमिली में अगर हम मान लें कि 140 करोड़ को 140 की फैमिली हम मान लेते हैं, एक कबीला मान लेते हैं, उसमें से 80 लोग तो राशन पे खा रहे हैं किसी और की मेहरबानी पे। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। तो ये बाजारवाद में जो लोग आए, उन्होंने मीडिया को खरीदा, उन्होंने पत्रकारों को खरीदा, उन्होंने सिस्टम में बैठे लोगों को खरीदा, उन्होंने सिस्टम को ही खरीदा, सत्ता को खरीदा। उसके कई बुरे परिणाम देश भुगत रहा है, देशवासी भुगत रहे। तो जब ये 4 जन का नाम आता है, ये लोग लेके भागे, लेकिन लिस्ट में तो दूसरे सारे भी नाम है। मैं आपको सुनाता हूँ एक एक करके नाम। क्या आपने पुष्पेश बेदी का नाम सुना? क्या आपने आशीष जोबनपुत्रा का नाम सुना? क्या आपने सन्नी कालरा का नाम सुना? संजय कालरा, सुधीर कुमार कालरा, आरती कालरा, कौन थे ये लोग? ये लोग भी देश का पैसा लेके भागे। वर्षा कालरा, जतीन मेहता, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, एकलव्य गर्ग, विनय मित्तल, निशल मोदी, सेठ फैमिली, बराबर। उसके बाद में राजीव गोयल, अलका गोयल, नितिन जयंतीलाल सांडेसरा, चेतन कुमार सांडेसरा, रितेश जैन, हितेश नरेंद्र भाई पटेल, मयूरीबेन पटेल, प्रीति आशीष जोबनपुत्रा। ये सारे नाम हैं जिनके सामने अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। इन सब का टोटल लगाओ, टोटल पैसा कितना गया देश का? करीब 60,000 करोड़ होता है। उसमें से 22,783 करोड़ मेन 4 विलन जिनको बताया जा रहा है उनका है, यानी 30% ये 4 लोगों का है। बाकी के जितने नाम मैंने बोल गया उनका सबका टोटल 40,000 के करोड़ के करीब करीब होता है। आप मुझे बताइए, ये नाम आपने अभी तक सुने क्यों नहीं? किसी पत्रकार ने इस पर चर्चा क्यों नहीं की? किसी ने इस पर फेसबुक पोस्ट क्यों नहीं लिखी? इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। ये हेमंत शाह कब कहेगा? देश का जितना पैसा, देश में पैसा लेके जो लोग विदेश भागे, कोई केनिया भागा, कोई एंटीगुआ गया, कोई यूके में, कोई दुबई में, इसमें से एक भी आदमी मुसलमान नहीं है। प्रोफेसर हेमंत शाह, आप ये कब अपनी पोस्ट पे लिखोगे? हर मर्तबा किसी भी एंगल से इस्लाम और मुसलमान को लेकर आना, ये तो गलत है ना। अगर मैं ये बताऊं कि देखो इसमें एक भी मुसलमान नहीं है, तो गलत तो नहीं हूँ मैं भी तो सच हूँ। मुझे दिखा दीजिए कि इसके अलावा एक भी मुसलमान के सामने इस तरह से अरेस्ट वारंट निकलाओ जो देश का पैसा लेके भागे हो। और आपको मौका मिलते ही आपने लिख दिया कि लॉस एंजल्स में जो आग लगी तो मुसलमान ऐसा कह रहे हैं। अरे 2-4 मुसलमान कह रहे हैं, सारे मुसलमान थोड़े कह रहे हैं। और वो जो उनको लिखना सही तरीके से नहीं आया होगा, वो कहना मतलब तो उनका यही निकलता है ना कि भगवान के यहाँ देर है अंदर नहीं है। यही तो उन्होंने कहा होगा, उनका कहने का मतलब तो यही होगा।
अल्लाह 20 को मारेगा और 20,000 को छोड़ देगा, ऐसा तो मामला है ही नहीं। अल्लाह ने इजराइल में 20,000 को क्यों नहीं मारा, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया, अल्लाह ने वो क्यों नहीं किया। तो जब आप मानते ही नहीं हो अल्लाह को, तो आपको क्यों सवाल ये सब करने। तो जैसे मैंने आपको बताया, सवाल करने की मंशा एक ही है कि इनको जो ओरिजिनल टास्क दिया गया है कि गुजरात में और गुजरात के बाहर हिंदू और मुसलमान मिलकर नहीं रहने चाहिए, इनके बीच में तनाव बना रहना चाहिए। ये तनाव बनेगा, माहौल बनेगा, तो कुछ लोगों को वोट मिलेंगे, वोट मिलेंगे तो वो सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में आएंगे तो फिर इनको अपना एक पोस्ट का 50 रुपया, एक पोस्ट का 500 रुपया, ऐसा कुछ मिलता होगा तो वो देंगे। तो ये सर्कल चलता रहना चाहिए। प्रशांत दयाल ने भी कभी इसके बारे में वीडियो मैंने नहीं देखा कि ये जितने नाम सारे में बोल गया, उनमें ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि देश का जो पैसा लेकर भागे उसमें एक भी मुसलमान नहीं, वो नहीं बोलेंगे। क्यों? कि वो उनकी काम करने की स्टाइल के अंदर सेट नहीं हो रहा है, उनको जो टास्क दिया गया उसमें हो नहीं रहा है। तो लिबरल होना, नास्तिक होना, अपने आप को सर्वधर्म संभावी बताना, अपने आप को गांधीवादी बताना, ये अलग बात है। आप जो कर रहे हो ना, उसी से पता चलता है आप हो क्या ओरिजिनली। और चलो ये तो ठीक है कि आपने ये नहीं बताया। मैं एक और सवाल आपसे करता हूँ, प्रोफेसर हेमंत साहब से भी है, पत्रकार प्रशांत दयाल जी आपसे भी है। आपने सारी नेगेटिव चीज़ें बताई, पॉजिटिव भी तो हुआ था। क्या पॉजिटिव हुआ था? मुसलमान के पॉजिटिव के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मुसलमान पॉजिटिव कुछ भी करे आप मत बताओ। अहमदाबाद के अंदर 1000 में से 50 लोग रक्तदान कर रहे हैं, उसका लिस्ट आप देखो तो मैं 35 मुसलमान निकलेंगे। एक पूरा नेटवर्क यहाँ बना हुआ है, किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले दौड़ने वाला मुसलमान है। तो वो आप मत बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे कि इज़राइल और गाज़ा फिलिस्तीन के बीच में वहाँ का जो तथाकथित संगठन है हमास, हिजबुल्लाह के सामने जो जंग हुई जिसमें जीनोसाइड हुआ, उसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? 57 मुस्लिम कंट्री है। क्या सब देश पूरे वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट अगर किसी देश में हुआ हो तो नेचुरल वे में वो मुस्लिम कंट्री होना चाहिए, तो नहीं है। सऊदी अरबिया नहीं है उसमें, तुर्किस्तान उसमें नहीं है, कजाकिस्तान उसमें नहीं है, पाकिस्तान उसमें नहीं है। लेकिन इजराइल के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे वो अमेरिका में हुए थे, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा किसी देश की जनता ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए हो, मार्च निकाले हो, धरने दिए हो, तो वो अमेरिका की जनता है। और अमेरिका की जनता में जो लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया वो सब मुसलमान नहीं थे। अमेरिका के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट हुए इजराइल के खिलाफ, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाला सिटी कौन सा था? तो वो था लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में सबसे ज़्यादा इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए और वो अपनी सरकार से मांग कर रहे थे कि इजराइल को सपोर्ट करना बंद करे और गाज़ा के बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वहाँ के नागरिकों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उसको तुरंत ही बंद कर दिया जाए। और ये मूवमेंट 1-2 दिन तक नहीं चली, ये जब से जंग शुरू हुआ है तब हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, उसके जो भूतपूर्व विद्यार्थियों का जो संगठन है, उन्होंने कई महीनों तक मई और जून के अंदर प्रोटेस्ट किए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी किया। और जब हमास और इजराइल के जंग को 1 साल पूरा हुआ, तब विश्व में सबसे बड़ी रैली लॉस एंजल्स में निकली थी। इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन उस दिन हुआ था। वो तारीख थी अक्टूबर की 5 या 6 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रोफेसर हेमंत साहब, आपने इसके बारे में भी नहीं लिखा। आपको मुसलमान को ये बताना चाहिए था कि जो लोग ऐसा लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, इसमें अल्लाह के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको ये बताना था कि ये वही शहर है लॉस एंजल्स कि जिसने सबसे ज़्यादा इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। आपको क्रिटिसाइज़ करना था मुसलमानों को, तो मुस्लिम कंट्रीज को आप करते कि तुम मुसलमान होते हुए भी अपने लोगों के लिए तुमने प्रोटेस्ट नहीं किए। लेकिन देखो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की सरकार, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो इजराइल के साथ में, लेकिन जनता फिलिस्तीन के साथ में। ये आपको बताना था, नहीं बताया आपने, आप मिस कर गए।
अगर अपने आप को लिबरल बताते हो, अपने आप को गांधीवादी बताते हो, तो आप ये पहलू रखते हैं। गंदी चीज़ें हर जगह पे होती है। शहर में गटर होती है तो गटर में से बदबू आती है। गटर का दूसरा जो रास्ता है वो हमारे टॉयलेट में खुलता है। सुएज प्लांट से लेकर के हमारे टॉयलेट, हमारे घर में जो टॉयलेट है उसका कमोड के अंदर जो है, कमोड तक वो गटर का हिस्सा आता है, जुड़ा हुआ है ना पूरा एक चैनल। तो बदबू तो वहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। लेकिन हमने हमारे घरों में बदबू ना फैले, टॉयलेट में बदबू ना फैले, इसके लिए इंतज़ाम किया हुआ है, सिस्टम है। ये गटर की सारी गंदगी उधर निकलेगी। तो हेमंत साहब, आपको ये बेसिक नॉलेज इतना नहीं है कि समाज में जो गंदगी है वो आप दिखा रहे हो कि देखो ये गंदे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। प्रशांत दयाल ने भी यही किया था, मुस्लिम गुंडों का लिस्ट बना के चालू पड़ गए थे और वहाँ पे सलाह दे रहे थे कि मुसलमानों को मुस्लिम गुंडों के सामने बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको गिनाना शुरू कर दूँ कि इंडिया की जेलों के अंदर कितने % किस धर्म के लोग हैं और किस जुर्म के अंदर है, तो इंडिया के अंदर कितने धर्मगुरु जेल के अंदर है और वो कौन से धर्म के हैं, तो फिर मेरे में और प्रशांत दयाल में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं और हेमंत शाह एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये लोग आपको चाहते हैं। अब ये मुसलमानों के लिए बात है कि जो लोग वहाँ पे जाके कमेंट करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप को हेमंत शाह के लेवल पर क्यों ले जा रहे हो? क्यों वहाँ पे कमेंट कर रहे हो? आप अपने आप को प्रशांत दयाल के लेवल पर क्यों ले जा रहे हो? क्या वो सिर्फ सलाह देंगे मुसलमानों के, मुस्लिम गुंडों के खिलाफ बोलो? क्यों? क्यों बाकी के जो गुंडे हैं उनके लिए कुछ नहीं बोलते? जो लोग देश का 60,000 करोड़ रुपया लेकर गए उसमें से सिर्फ गिने चुने 4 नाम, उसी के नाम आपको भी मालूम है, हम बाकी आम लोगों को मालूम है। क्यों? कि बाकी का जो लोग हैं उनके बारे में बोलना ही नहीं है। बताएंगे तो आपको पता चलेगा ना। 60,000 करोड़ रुपया टोटल होता है, उसमें से 22,783 करोड़ ही 4 लोगों का होता है। विजय माल्या का होता है, मोदी का होता है, ललित मोदी का होता है, नीरज मोदी का होता है। बाकी के जो 40,000 करोड़ उसके नाम तक आप नहीं जानते। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि मिशन ऐसा चल रहा है, आपको पूरी बात बतानी ही नहीं है। आप सिर्फ उतना ही हिस्सा चलाओ जिससे समाज में, देश के अंदर नफरत की आग बढ़े। ये आग बुझाने वालों में से नहीं है। चाहते तो ये आग भी बुझा सकते। अगर आपके पास लिखने की कला है तो आप अच्छा लिख सकते थे कि आप लॉस एंजल्स की आग के लिए, उसके लिए खुश मत हो जाओ। वैसे तो कोई खुश हुआ भी नहीं होगा, लेकिन एक भगवान यहाँ देर है अंधेर नहीं है वाली जो मानसिकता श्रद्धालुओं में होती है तो ये हुई होगी। और किसी ने लिखा, क्या सारे मुसलमानों ने लिखा? कई सारे मुसलमानों ने उसका विरोध किया कि भाई ऐसी पोस्ट नहीं डाल सकते, वो तो आपने बोला ही नहीं। तो आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि देश में कुमार विश्वास बहुत है। आपके इर्द गिर्द भी होंगे, आपकी सोसाइटी में होंगे, आपके घर में भी होंगे। इन कुमार विश्वासों से आप बचिए। ये नफरत फैला रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सुनोगे तो न। कोई आपको गाली दे रहा है, पलट कर आप जवाब देंगे तो आप उसके लेवल पर आ गए। वो गाली दे रहा है, उसको इग्नोर करो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखो मुसलमान इतने ख़राब है, मुसलमान इतने ख़राब है, मुसलमान इतने ख़राब है। और ये बीच में लेकर आते धर्म को। कितने % लोग नास्तिक हैं पूरे वर्ल्ड में? मुश्किल से 5-10%। 90% तो किसी न किसी इष्ट देवता के अंदर अपना जो इष्ट है उसमें तो मानते हैं। इनके घर में भी खुद इनकी फैमिली मेंबर्स इष्ट देवता को मानते होंगे, ये नहीं मानते। ये वैसे भी ये मानते होंगे, लेकिन दिखा नहीं रहे। क्यों? कि जो ओरिजिनल एजेंडा है वो ये है कि इनको जो काम दिया गया वो करो। तो काम क्या दिया गया? इस्लाम के बारे में लिख सकते हो, लिखो। अल्लाह के बारे में लिख सकते हो, लिखो। मुसलमानों के बारे में लिख सकते हो, लिखो, बोलो। जहाँ पे भी मौका मिला ढूंढो। इंटरनेट के ऊपर कई सारी वेबसाइट है। प्रोफेसर हेमंत साहब, तुम तो कुछ भी नहीं हो। पैसा खर्च के इंटरनेट पे एंटी इस्लामिक वेबसाइट बनाई गई है। वहाँ पे पूरा ग्रुप चलता है जो एंटी इस्लामिक पोस्ट डालता है। हम उसको देखते भी नहीं, वहाँ कमेंट भी नहीं करते। लेकिन आपका मुझे नाम क्यों लेना पड़ा, क्यों बताना पड़ा? क्योंकि गुजरात के, अहमदाबाद के कुछ मुसलमान आपको फॉलो करते हैं। वो समझते कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप बिल्कुल न्यूट्रल बात करते हो। उनको मैं बता रहा हूँ ये आदमी न्यूट्रल नहीं है। प्रशांत दयाल के वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। उनको भी मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि प्रशांत दयाल भी बैलेंसवादी है, बैलेंस बना के चलते हैं। वो कभी आपको नहीं बताएंगे कितने लोग पैसा लेकर गए, उसके बारे में वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन एक मुस्लिम गुंडे ने कुछ कर दिया तो सीधा सीधा उनका वीडियो आ जाएगा
कि देखो मुसलमानों, तुम अपने गुंडों के खिलाफ बोलो। गुंडों के खिलाफ हम क्यों बोले? सरकार को बोलना है, पुलिस को बोलना है, तंत्र रखा हुआ है, कोर्ट बोलेगी, क्यों हमें बोलना है? आपने बलात्कारियों के विरुद्ध में कुछ बोला है? आपकी भी तो बेटी होगी, आपके भी तो बच्चे होंगे। मुसलमान क्यों सलाह दे रहे हो कि इसके बारे में बोलो? क्यों बोले भाई? गुंडों के खिलाफ हमको क्यों बोलना है? एक तंत्र है पूरा, मीडिया है, आप बोलो ने। पत्रकार किस लिए बने हो? बोलने के लिए बने तो बोलो। बैलेंस क्यों बना रहे हो? मौलाना सलमान नजरी क्या पहले आदमी थे? पहले मुसलमान थे जो पासा में गए? पहले धर्मगुरु थे जो जिनके जिनके सामने कोर्ट ने कोई कार्रवाई की, जिनको जेल में बंद किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया? क्यों आपकी आपकी चैनल पर वीडियो नहीं है? क्यों आपने माफ़ी नहीं मांगी कि उस वक्त हमने गलत तरीके से बोल दिया था? प्रशांत दयाल जी और तुषार बसिया, आप भी, अभी भी आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत भी शर्म जैसी कोई चीज़ बची है? तो आपने जिनके जिनके खिलाफ वीडियो चलाए थे, उसके बाद में जब परिस्थितियाँ पलट गई तो वो मुद्दा भी तो रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। केस बरसों तक चलता रहेगा। जमानत मिली, इसका मतलब क्या होता है? यानी पत्रकारिता बैलेंस के साथ नहीं होती है। पत्रकारिता होती है सत्य और निष्ठा के साथ। फेसबुक पोस्ट किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या नहीं लिखा, उसके बारे में नहीं होती है। हेमंत साहब, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लोग वही देखते हैं। आज के दिन इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं। जय हिंद।